प्रोवोलन वाल पदाना को वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में जीआई टैग प्रदान किया गया। उपरोक्त उत्पाद किस देश का है? इटली, स्पेन, जापान, बांग्लादेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इटली। ध्यान रखिएगा, इटली। अभी हाल ही में भारत के द्वारा प्रोवोलन वाल पदाना को जीआई टैग प्रदान दिया गया है भारत के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इटली के उत्पाद को। बेसिकली यह क्या है, तो यह चीज़ का एक प्रकार है। चीज़ या इसे पनीर के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं, बहुत स्पेशल, ठीक है, डिश के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और विदेशी उत्पादों की बात करें तो भारत ने ब्रांडी डी जेरेज को भी यहाँ पे, ठीक है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह स्पेन का है। ब्रांडी जैसे नाम से लग रहा है, जो अंगूरों से जो बनाया जाता है, शराब के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। तो अंगूरों को ही, ठीक है, कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो ब्रांडी होता है डायलिसिस करके ही इसको ब्रांडी डीजरेन को यहाँ पे बनाया जाता है। अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में लोग देखने का प्रयास करते हैं। भारत में देखिए, बात किया जाए वित्तीय वर्ष 2022-23 की, तो पूरे के पूरे राज्यों के बीच सबसे अधिक जो भौगोलिक टैग जो हासिल किया है उस राज्य का नाम है केरल। केरल ने सबसे अधिक जीआई टैग यहाँ पे हासिल किया है, इसे ध्यान में जरूर रखेंगे। भारत की वर्तमान स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 450 गीगावाट, 510 है, 410 है, 366 गीगावाट। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 410 गीगावाट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनईपी का, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का नवीनतम मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत जारी किया गया था। भारत की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता कितना है? यहाँ पे 410 गीगावाट है। 410 गीगावाट है, जिसमें अगर देखा जाए तो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन का जो कंट्रीब्यूशन है 175 गीगावाट के आसपास है। अगर इसका टोटल, ठीक है, परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग 40% से अधिक आपको खासकर देखने के लिए मिल रही है। यह कुल विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 40% से क्या है, अधिक है। तो अब इसको और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा जितना अधिक बढ़ेगा, नवीकरणीय ऊर्जा को पूरी तरीके से बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? इस टाइप के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात। अमित शाह ने अप्रैल महीने में गुजरात के बोटाद जिले में, ठीक है, सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह 44वें भाजपा स्थापना दिवस के दिन हुआ। तो भाजपा की स्थापना दिवस आपको ध्यान रखना है 6 अप्रैल 1980। ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1980 को यहाँ पे हुआ था। और प्रथम जो उसके अध्यक्ष बने हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय अंतरिक्ष बाजार का मूल्य क्या है? जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का 2% है। 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 10 अरब अमेरिकी डॉलर, इसके अलावा 5 अरब अमेरिकी डॉलर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ए, 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी खिलाड़ियों द्वारा भागीदारी की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष बाजार 7 अरब डॉलर का हो गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का देखा जाए तो लगभग कितना है, 2% के आसपास है। ध्यान रखिएगा, 2% के आसपास है। भारत की पहली लीगो तरंग वेधशाला किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो सकता है। ध्यान रखिएगा, लीगो तरंग वेधशाला अभी, ठीक है, दुनिया में केवल 2 लीगो वेधशालाएं हैं और दोनों ही संयुक्त राज्य में स्थित है, अर्थात यूएसए में स्थित है। इसका नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। यूएसए में पहला है यहाँ पे, ठीक है, कैलिफोर्निया, और दूसरा यहाँ पे, ठीक है, मैसाचुसेट्स। इन दोनों ही शहरों में लीगो वेधशालाएं स्थापित है।
अब भारत में जो यहाँ पे स्थापित की जाएगी उस जगह का नाम है यहाँ पे, ठीक है, हिंगोला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के हिंगोला में लीगो इसको बोला जाता है लेजर इंफ्रारेड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों का पता लगाना और उन्हें ट्रैक करना। माना जाता है कि इसके माध्यम से भी, ठीक है, ब्रह्मांड का राज खुल सकता है कि किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। किरीट पारेख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ईसाई दलित, आरबीआई मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण। बहुत अच्छा प्रश्न है। भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका डी, प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण। सरकार ने गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारेख समिति की सिफारिशों के अनुरूप प्राकृतिक गैस के घरेलू मूल्य निर्धारण मॉडल में पूरी तरीके से यहाँ पे क्या किया है, तो संशोधन किया है। अब क्या था उनका, ठीक है, रिकमेंडेशन, तो घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतों की घोषणा अब हर महीने यहाँ पे की जाएगी, प्रति महीने यहाँ पे की जाएगी। और भारतीय कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के 10%, ध्यान रखिएगा, 10% पर आकी जाएगी। इस कदम से जो पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल जो गैस है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतों में हो सकता है कि 10% की यहाँ पे कमी देखने के लिए मिल जाए, 10% की कमी देखने के लिए मिल जाए। हाल ही में लॉन्च किए गए स्काई रूट के 3D प्रिंटेड इंजन का नाम क्या है? धवन सेकेंड है, टेरान है, मैक्स क्यू है, अंतरिक्ष सापेक्षता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे धवन सेकेंड। स्काई रूट एरोस्पेस ने 200 सेकेंड की अवधि के लिए अपने 3D मुद्रित धवन सेकेंड इंजन का परीक्षण किया। कहाँ किया गया है? तो यह नागपुर में सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा में किया गया है, नागपुर में। धवन सेकेंड बहुत ही कह सकते हैं कि हल्का, लगभग 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है, मतलब जो होता है ना किलो न्यूटन इंजन है, जिसे क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। और क्रायोजेनिक तकनीक तो जैसे आपको पता ही होगा करना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन और उसके साथ साथ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में किसी भी ईंधन को यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे रखा जाता है, लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। और उसमें कुछ रेंज होता है, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और वो रेंज बहुत ही माइनस में यहाँ पे होता है, माइनस कुछ यहाँ पे फ़ारेनहाइट होता है, उसमें भी, ठीक है, यह कार्य करता ही करता है। तो इसीलिए इसको, ठीक है, इसे निम्न तापिका के रूप में भी जाना जाता है, निम्न तापिका के रूप में भी जाना जाता है। किस अंतरिक्ष संगठन ने वायु प्रदूषण पर नज़र रखने के लिए टेम्पो उपकरण लॉन्च किया है? इसरो है, नासा, सीएसए, इसके अलावा यहाँ पे JXXA। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नासा। ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स फाल्कन 9 ने रॉकेट ने नासा के नए उपकरण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जो उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण को ट्रैक कर सकता है। अब उसका यहाँ पे नाम है टेम्पो। ध्यान रखिएगा, टेम्पो प्रदूषण की क्षोभमंडलीय उत्सर्जन की निगरानी करेगा और इससे भूस्थैतिक कक्षा में इंटेलसेट संचार उपग्रह पर स्थापित किया गया था। भू-स्तर कक्षाएं किस ऊंचाई पर स्थित होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। 20,200 किलोमीटर, इसके अलावा यहाँ पे 160 से 2000 किलोमीटर, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा 35,786 किलोमीटर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 35,786 किलोमीटर। इसी को मील में कन्वर्ट किया जाएगा तो लगभग 22,236 मील के आसपास आएगा। बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, इसको 36,000 किलोमीटर भी यहाँ पे दिया रहता है। तो बेसिकली कोई दो ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा, या तो ये वाला रहेगा या तो फिर 36,000 किलोमीटर के आसपास रहेगा। तो ध्यान रखिएगा यह क्या है, तो भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा से, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो जो ये भूमध्य रेखा यहाँ पे इस टाइप का मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, चूँकि
2D में इसको घुमावदार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ जाना है। तो जो विषुवत रेखा के ऊपर एक गोलाकार कक्षा है जिसमें एक उपग्रह की कक्षीय अवधि बिल्कुल ही पृथ्वी के घूर्णन के आधार पे ही यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे स्थिर है तो अगर इस उपग्रह को यहाँ पे देखेगा तो बिल्कुल लगेगा कि वह क्या है, यहाँ पे बिल्कुल लगेगा कि एकदम स्टेबल है यहाँ पे, लेकिन वो भी पृथ्वी के साथ क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। इस कक्षा में एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक को आकाश में इसीलिए बिल्कुल स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, सेम यहाँ पे स्पीड से पूरी तरीके से क्या कर रहा है, घूम रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, वह किस खेल से संबंधित है? संजीता चानू, वजन उठाना, ऊंची कूद, मुक्केबाजी, बैडमिंटन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वजन उठाना। संजीता चानू पर डोप परीक्षण में विफल होने के कारण नाडा पैनल द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आपको अब थोड़ा सा जान लेना है, डोप देखिए होता क्या है। तो खिलाड़ियों द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे डोप टेस्ट में वो पकड़ लिया गया तो फिर खिलाड़ियों को यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा, कंडीशन यही होता है कि किसी भी खिलाड़ी का डोप समय किसी भी समय लिया जा सकता है। किसी इवेंट से पहले या ट्रेनिंग कैंप के दौरान डोप टेस्ट में यहाँ पे उनके यूरिन का परीक्षण किया जाता है। यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उसी से पूरा ठीक है कंप्लीट यहाँ पे जो भी कंक्लूजन है निकाला जाता है। तो यह एक भारतीय भारोत्तोलक और 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन है। कौन? संजीता चानू। अब इन पर कितने साल का प्रतिबंध लग गया है? 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। किस मध्य पूर्वी देश ने हाल ही में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को लाने के लिए गोल्डन लाइसेंस पेश किया हुआ है? कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बहरीन। बहरीन ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजना लाने वाली कंपनियों को लाभ प्रदान करने वाला एक नया गोल्डन लाइसेंस पेश किया हुआ है। अब ये जो लाइसेंस है, देखिए इसके तहत कंपनियों को भूमि आवंटन हो गया, व्यवसाय हो गया, लाइसेंस हो गया, जो बहुत सारी फैसिलिटी होती है खासकर कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित, उन सारी फैसिलिटी को बहरीन के द्वारा ठीक है प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अब ये तो सबको नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ न कुछ इलाइजिबिलिटी यहाँ पे तय किया गया है। जैसे कि वैसे कंपनियां जो 500 से अधिक नौकरियां सृजित कर रही है या फिर जिसका जो निवेश मूल्य है $50 मिलियन से अधिक हो। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इसके अलावा है इरिट्रिया। चारों ही देशों को बहुत ध्यान से देखिए और थोड़ा माइंड मैपिंग करने का प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। बहुत ही अधिक चर्चा में रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत की रुचिरा कंबोज ने सोमालिया में अफ्रीका संघ संक्रमण मिशन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र, ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट फंड को $2 मिलियन यहाँ पे सौंपा हुआ है, इसीलिए यह चर्चा में है। हॉर्न और अफ्रीका देशों की यहाँ पे आप लोग मैप में देख लीजिए, ये है इरिट्रिया, इथोपिया, उसके अलावा यहाँ पे सोमालिया है, इसके अलावा यहाँ पे जिबूती है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सोमालिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है, बिल्कुल ये समुद्र से सीमा बना रहा है। लेकिन इथोपिया का देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बाउंड्री है, ठीक है, इस प्रकार का आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसे भी आप लोगों ने ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक लैंड लॉक कंट्री के रूप में मौजूद है। हाल ही में त्रिपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसको बोला गया यहाँ पे एक्स कवच 7 अप्रैल 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, संपन्न हुआ। इसका जो संचालन किया गया था अंडमान और निकोबार, ठीक है, कमांडर के द्वारा। प्रतिभागी थे इसमें जैसे कि सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक, पूरा ठीक है, कह सकते हैं कि आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इसके अलावा एयरफोर्स है, इसके अलावा जो भी कोस्टल गार्ड है, सब इसमें शामिल थे। ANC भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। नेक्स्ट,
हाल ही में प्रोजेक्ट हाथी ने 30 साल पूरे किए। किस वर्ष इसे लॉन्च किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंटा की बात की जा रही है। 1992, 1990, 1994, 1993। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंटा 1992 में यहाँ पे किया गया था। बिल्कुल, यह केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में है। मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है, और इसका जो उद्देश्य है हाथी और उनके आवासों और गलियारों की रक्षा करना। और हाथी गलियारा जैसे कि ठीक है, जंगली भूमि का एक खंड है जो हाथियों की आबादी के साथ बड़े आवासों को जोड़ रहा है। अभी इसी साल ठीक है 2023 में यूपीएससी से ठीक है यूपीएससी ने हाथियों से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया था। तो इन सारे प्रश्नों को ठीक है ध्यान जरूर रखिएगा। एशियाई हाथी की आईयूसीएन की स्थिति क्या है? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। कमज़ोर है, लुप्तप्राय है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय, कम से कम चिंता। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लुप्तप्राय के रूप में रखा गया है, ठीक है। हाथियों की सुरक्षा की स्थिति को लेके वन्य जीव अधिनियम, जैसे अभी आप लोगों ने देखा 1972 की ठीक है सूची में इसको यहाँ पे रखा गया है, और आईयूसीएन के जो ठीक है डेटा में इसको लुप्तप्राय की कैटेगरी में रखा गया है। भारत के पास विश्व का 2.4% भूमि क्षेत्र है, लेकिन यह ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 5%, 12.3, 8%, इसके अलावा है 16.6%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 8%। दुनिया के पास दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र है, लेकिन यह ज्ञात होना चाहिए कि वैश्विक जैव विविधता में भारत का जो स्थान है ठीक है देखा जाए तो 8% का पूरा योगदान देता है। पूरा लैंड कितना है भारत के पास? टोटल मतलब कह सकते हैं दुनिया का 2.4 है, लेकिन वैश्विक जैव विविधता में भारत का कंट्रीब्यूशन 8% है। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की बाघों की 75% आबादी का घर है। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ ठीक है 75% जो हाथी है सिर्फ भारत में रहते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ये 75,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को कवर करता है, और पिछले 10-12 वर्षों में देश में बाघों की आबादी में माना जा रहा है कि 75% की वृद्धि हुई है। तभी 75 साल को लेके ठीक है हर जगह देख पा रहे हैं लगभग 75 का ही आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया? 9 अप्रैल है, 6 अप्रैल, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अप्रैल, ठीक है। 9 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग अलायंस कैट की शुरुआत किया। अब यहाँ पे कवर किए गए 7 बड़ी, ध्यान रखिएगा 7 बड़ी बिल्ली यानी ठीक है जो उसके कैटेगरी में जो आते हैं यहाँ पे, जैसे कि बिग कैट में पहला हो जाएगा यहाँ पे बाघ, दूसरा हो जाएगा शेर, इसको ध्यान जरूर में रखिएगा, तेंदुआ, इसके अलावा हिम तेंदुआ, वैसे ही यहाँ पे है प्यूमा, जैगुआर, इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे चीता, ठीक है। जैगुआर, इसके अलावा हो जाएगा चीता। तो टोटल आप देख पा रहे हैं ठीक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने यहाँ पे ठीक है जानवरों को रखा गया है? 7 जानवरों को इसमें रखा गया है जो एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? 96, 115, 118, 101। फुटबॉल में चूंकि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है। करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा 101वां स्थान रखा गया है। फीफा का वर्ष ठीक है 2023 का पहला रैंकिंग चार्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें अगर हम लोग टॉप कंट्री की बात करें 3 तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अर्जेंटीना यहाँ पे टॉप पे है, उसके बाद फ्रांस, और उसके बाद है यहाँ पे ब्राज़ील। अर्जेंटीना फर्स्ट, फ्रांस सेकेंड, ब्राज़ील हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारत की, ठीक है। तो यहाँ पे भारत
ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम रैंक में 101वां रैंक है, ध्यान रखिएगा 101वां रैंक है यहाँ पे, ठीक है। और कुल रैंक जो भारत को मिला हुआ है 1200.66, ये भी पूछा जा सकता है, रैंक है, ध्यान रखिएगा 1200.66। भारत की श्रेष्ठ रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो 1996 में फीफा कप में, ठीक है, सबसे जो श्रेष्ठ जो रैंकिंग था 94 था। इसे भी ध्यान में जरूर रखेंगे क्योंकि उसके बाद से रैंक गिरा ही है यहाँ पे। और वहीं अगर एशियाई रैंकिंग में बात करें भारत का तो 46 देशों में भारत का जो स्थान है 19वां स्थान है। और एशिया में सबसे जो टॉप फुटबॉलर कंट्री है वो हो जाएगा जापान, ध्यान रखिएगा जापान। किस राज्य ने ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण करने के लिए दृश्य योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा ने, ठीक है, हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवा का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य यही है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का सर्वेक्षण करना, कृषि और बागवानी फसलों की निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए संवेदनशील जो भी क्षेत्र है सबका उसका क्या करना, निगरानी करना, उसका मॉनिटरिंग करना। तो पूरा पूरा आपको इसे भी ध्यान रखना है। किस भारतीय अभिनेता को टाइम 100 मैग्नीज पोल में शीर्ष स्थान हासिल किया? ये बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शाहरुख खान, ध्यान रखिएगा शाहरुख खान। भारतीय अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी वार्षिक टाइम 100 सूची के लिए टाइम पत्रिका के पोल में शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है, बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया? डिब्रूगढ़, श्रीनगर, भुवनेश्वर, थुम्बा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डिब्रूगढ़। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर साल यहाँ पे मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। सर्बानंद सोनोवाल ने 10 अप्रैल 2023 को डिब्रूगढ़, असम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया। अब आने वाला जो भी टाइम पीरियड है, जैसे 21 जून को यहाँ पे होने वाला है, इसी को लेकर पूरी तैयारी वहाँ पे चल रही है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के बीच योग चिकित्सकों के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके किसके बीच है यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और इसके अलावा यहाँ पे डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के बीच। बारबोडास प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994 में जो किया गया था, निम्नलिखित में से किससे यह संबंधित है? किससे यह संबंधित है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, अवैध आप्रवासन, द्वीप राज्यों का सतत विकास, अनुवांशिकी समुद्र संसाधन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, द्वीप राज्यों का सतत विकास। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट, इसका मतलब होता है IRIS, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। इसके साथ यहाँ पे CDRI है, यहाँ पे CDRI, इसका मतलब होता है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही इसका यहाँ पे पूरी तरीके से हिस्सा है। और इसके तहत यहाँ पे 1994 में जो लाया गया था बारबोडस प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसमें बताया गया था कि जो भी यहाँ पे द्वीप है, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है आइसलैंड की यहाँ पे बात की जा रही है, उसका पूरी तरीके से सतत विकास करने में सहायता करना। चूँकि द्वीपों को लेकर देखिए एक बहुत बड़ी जो समस्या होती है कि समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ता है तो सबसे अधिक जो समस्या होती है इन द्वीपों को ही यहाँ पे होती है। और समुद्र का जल स्तर बढ़ाने में जैसा आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना बड़ा इफेक्ट है, और उस ग्लोबल वार्मिंग से को रिलेट करना है आपको, जहाँ पे जिस देशों ने सबसे अधिक अपना योगदान दिया है इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। इसका मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से जो भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री हो गया, डेवलप्ड कंट्री हो गया, तो वैसे देशों के द्वारा इनको यहाँ पे सहयोग किया जाएगा। इसकी अवधारणा यहाँ पे जून में लाई गई थी, जून 2012 में। आपको ध्यान होना चाहिए रियो डे जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में किया गया था, उसी समय सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाए गए द फ्यूचर वी वांट में जो भी यहाँ पे SIDS की, ध्यान रखिएगा SIDS की जो भी कमजोरियों पर इसमें प्रकाश डाला गया था।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे कंट्री है द्वीप वाले, जैसे कि अमेरिका में देखने के लिए मिल जाएगा 16 के आसपास, अफ्रीका में 6 है, यूरोप में लगभग 0 है, एशिया में 4 है छोटा छोटा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ओशिनिया में यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या मौजूद है, ठीक है, 12 यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। एशियाई राजा गिद्ध की आयुसीएन की स्थिति क्या है? आयुसीएन की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। कमजोर, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, लुप्तप्राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ध्यान रखिएगा, आयुसीएन की जो, ठीक है, बुक लिस्ट होती है उसमें, ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एशियाई राजा गिद्ध के बारे में हम लोग बात करें तो आपको जनरली पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि, ठीक है, लाल सिर वाला या गिद्ध होता है, भारतीय गिद्ध या फिर पौंडीचेरी गिद्ध के रूप में इसे जाना जाता है। आयुसीएन की जो, ठीक है, बुक होता है उसमें इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त कैटेगरी की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह एक ध्यान रखिएगा प्रवासी पक्षी नहीं है, बल्कि श्रीलंका को अगर छोड़ दिया जाए, श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो श्रीलंका को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक तरीके से, ठीक है, स्पेसीज के रूप में इसको यहाँ पे काउंट किया जाता है। श्रीलंका में आपको बहुतायत मात्रा में देखने के लिए मिल जाएंगे। भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के बीच आयोजित एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 का आयोजन स्थल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो सकता है। एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 का आयोजन स्थल क्या है? इसका आयोजन स्थल आप देख पा रहे हैं, पानागढ़ पश्चिमी बंगाल, कलाईकुंडा पश्चिमी बंगाल, आगरा यूपी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात तीनों ही यहाँ पे आयोजन स्थल इसका, ठीक है, मौजूद है यहाँ पे। भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना, इसका मतलब है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एयरफोर्स है और जो इंडियन एयरफोर्स है, इन लोगों के द्वारा यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 को कोप इंडिया 23 अभ्यास के पहले चरण की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे जो भी स्थान है, ये स्थान काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे पानागढ़, कलाईकुंडा, आगरा, इन तीनों ही जगहों पे किया ही गया है। पानागढ़ को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पानागढ़, इसे, ठीक है, पूर्वी कमान के रूप में जाना जाता है। यह भारत का एकमात्र माउंटेन स्ट्राइक कोर है जिसका लक्ष्य चीन है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर, मदर मोर्टलिटी रेट यहाँ पे क्या है? 97, 130, 112, 95। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अभी देखिए 97, ध्यान रखिएगा 97 है अभी भारत में मातृ मृत्यु दर। 2018 से 20 का जो भी यहाँ पे डेटा है, इसमें कितना है यहाँ पे? 97, ध्यान रखिएगा 97। किस में यहाँ पे काउंट किया जाता है? तो प्रति लाख, ध्यान रखिएगा प्रति लाख में इसको यहाँ पे काउंट किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का जो लक्ष्य यहाँ पे टारगेट किया गया था कि 2020 तक आते आते यहाँ पे हर हाल में यहाँ पे 100 से, या फिर, ठीक है, 100 से नीचे यहाँ पे लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं लगभग 97 है। और 2030 तक, जैसे कि SDG का जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है, कि हर हाल में MMR को, मदर मोर्टलिटी यहाँ पे रेट को 70 के आसपास इसको लाना है। ध्यान रखिएगा 70 के आसपास इसको लाना है। तो इन सारे डेटा को आप लोग जरूर ध्यान में रख के चलेंगे। गिद्ध जो कुछ साल पहले भारत के ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछा ही जाता है। नई आक्रामक प्रजातियों द्वारा उनके घोंसले के शिकार स्थलों का विनाश, बिल्कुल गलत है। मवेश मालिकों द्वारा अपने बीमार इलाज
बीमार मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बी इसका करेक्ट उत्तर है। उनके लिए उपलब्ध भोजन में कमी ऐसा नहीं है। उनमें से एक व्यापक, लगातार और घातक बीमारी, ये भी करेक्ट उत्तर नहीं यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बी ही इसके अंतर्गत यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, आ जाएगा। डी जो है पूरी तरीके से बी में क्या है, समाहित है। तो यहाँ पे जो, ठीक है, जो खासकर, ठीक है, भैंस हो गया, गाय हो गया, देखते हैं, ठीक है, जब वो पशु यहाँ पे मर जाते हैं या फिर जब उन पशुओं में, ठीक है, या एक तरीके का जो इंजेक्शन दिया जाता है जिसको यहाँ पे डिफ्लोफेनक बोला जाता है, ठीक है, एक दर्द निवारक इंजेक्शन के रूप में उन पशुओं को यहाँ पे दिया जाता है, उसको एस्प्रिन या डब्रूफुरेन के यहाँ पे बिल्कुल कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाता है। अब इससे क्या होता है कि देखिए, वो पूरे तरीके से उनके बॉडी पार्ट में इंजेक्ट यहाँ पे हो जाता है उन पशुओं के, और जब पशु मर जाते हैं तो उन पशुओं के अंगों को जब भी यहाँ पे इन गिद्धों के द्वारा यहाँ पे खाया जाता है, गिद्धों के द्वारा खाया जाता है, तो फिर उन गिद्धों का पूरी तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक तरीके से पूरी तरीके से क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पशुओं को दी जाने वाली जो डाइक्लोफेनिक, ठीक है, जो इंजेक्शन है, जो दवा है, उसके वजह से सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस दवा का, लेकिन इन डायरेक्टली प्रभाव की वजह से गिद्धों की संख्या यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पे कमी हो रही है। क्योंकि गिद्ध जो है बहुत देखेंगे, जैसे ही जगह जगह कई जगह पशुओं का जहाँ पे ढेर दिखाई देगा, फिर मरे हुए पशुओं को जहाँ पे फेंके हुए दिखाई देंगे, वे अपने, ठीक है, भोजन की तलाश में रहते हैं और वैसे, ठीक है, मांस वगैरह खाते रहते हैं, सड़े गले मांस। नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 15 से 49 वर्ष के प्रजनन आयु वर्ग के किशोरों और महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह कार्यक्रम के तहत 2022 तक 50% से अधिक की कमी दर को यहाँ पे लक्षित करना है। कितना? 50% से अधिक की कमी दर को लक्षित करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है, इसको 3 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे बांट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड की हम लोग बात करें, बच्चों की बात करें, तो एनीमिया के अनुपात को यहाँ पे 40%, ध्यान रखिएगा, 40% से यहाँ पे कम करना है। और गर्भवती महिलाओं में खासकर, ठीक है, देखा जाए तो इनमें यहाँ पे 32% तक यहाँ पे लाना है। और यहाँ पे जो भी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 40% के आसपास यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से, मतलब एक का समझ रहे हैं ना, लक्ष्य रखा गया है कितने तक यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 50% से अधिक, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस डेटा के अनुसार देख पा रहे हैं। दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उसके बाद है यहाँ पे उत्तराखंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदलने के कुछ दिनों बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे दौरा किया हुआ था। तो ठीक है, इसमें आईटीबीपी वगैरह जो है, ठीक है, तिब्बतियन बॉर्डर वगैरह, ठीक है, इसमें जो भी भारत की जो, ठीक है, सैनिक बल है, पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। विश्व शतरंजन आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता? कौस्तव चटर्जी, डी गुकेश, प्रणव बी, इसके अलावा भरत सुब्रमण्यम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी गुकेश के द्वारा। गुकेश ने विश्व शतरंजन आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता के फाइनल में पूर्व जो विश्व चैंपियन रह चुके हैं उज्बेकिस्तान के, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान के नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनका, नोदिर बेक अब्दू सातरो को हराकर फाइनल में इनके द्वारा जगह बनाया गया था। और आर्मगेडन गेम यहाँ पे ब्लिट्ज शतरंजन का एक प्रकार है जिसमें ड्रॉ गेम की एक श्रृंखला के बाद विजेता का निर्धारण किया जाता है।
किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैग रेट योजना शुरू की है? बिहार है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा गुजरात है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा पावरलूम बिजली के लिए फ्लैट रेट की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए बजट का भी ठीक है आवंटन किया गया है। 400 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है और यह 1 अप्रैल 2023 से लागू भी कर दिया गया है। अब इसमें देखेंगे तो हैंडलूम पर 80% और यहाँ पे पावरलूम पर 60% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा 60% और 80% की यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 5 किलोवाट से अधिक लोड वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को 700 रुपये, ध्यान रखिएगा 700 रुपये प्रति हॉर्स पावर, अधिकतम यहाँ पे कितना दिया जाएगा 9100 रुपये प्रति माह की यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। 12 अप्रैल 2023 तक भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? अप्रैल 2023 तक आप इसे समझ सकते हैं। 6 है, 9 है, 8 है, 3 है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो सकता है 6। ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 2023 तक भारत में कुल यहाँ पे 6 ही राष्ट्रीय दल बचा हुआ है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 राष्ट्रीय दल को यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है। अब 3 राष्ट्रीय दल को जो बाहर निकाला गया है उसका नाम आप लोग देख लीजिए। पहला है यहाँ पे भारतीय तृणमूल कांग्रेस, TMC, ध्यान रखिएगा तृणमूल कांग्रेस। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तीसरा है यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, ठीक है CPI एक ठीक है M भी है तो CPI। 3 पार्टियों को यहाँ पे क्या किया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे 8 पार्टियाँ थी। 8 पार्टियों में यहाँ पे 3 को निष्कासित कर दिया तो 5 बचा, लेकिन इसमें एक यहाँ पे आम आदमी पार्टी को, ध्यान रखिएगा आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 6। अब इसके लिए कुछ हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय दल की कंडीशन, किन परिस्थितियों में इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है? तो नंबर 1 यहाँ पे हो सकता है कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, 4 या फिर 4 से अधिक, ठीक है पहला कंडीशन ये है। या दूसरा भी कंडीशन है जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करें, या इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या तीसरा कंडीशन ये भी है कि यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% यहाँ पे जीता हो। 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम कितना, तो ध्यान रखिएगा 2% यहाँ पे जीता हो। तो कोई एक कंडीशन यहाँ पे ठीक है अगर अप्लाई हो जाता है तो फिर उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में पेंटागन लीक खबरों में था। पेंटागन किस देश का रक्षा मुख्यालय है? बहुत आसान सा प्रश्न है। चीन है, USA है, भारत है, यूक्रेन है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे USA। पेंटागन वाशिंगटन DC से पोटोमैक नदी के पार अर्लिंगटन काउंटी वर्जीनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय भवन है। कई वर्गीकृत दस्तावेजों के अनुसार कुछ को टॉप सीक्रेट के रूप में भी चिन्हित किया गया है, जिसमें मैप हो गया, चार्ट हो गया, बहुत सारे जो इंटरनेट पे जो तस्वीरें ठीक है सामने आई है उसके अनुसार। तो अभी यही था पेंटागन लीक, ठीक है इसी की वजह से चर्चा में था। हाल ही में माइनक्राफ्ट शब्द खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइनक्राफ्ट, ध्यान रखिएगा माइनक्राफ्ट। कंप्यूटर वायरस, खनन प्रौद्योगिकी, लकड़ी की नक्काशी तकनीक, कंप्यूटर गेम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर गेम की वजह से यह काफ़ी अभी चर्चा में था। विलिंगेंट, ठीक है खुफिया अनुसंधान फर्म ने कहा है, नाम क्या है इसका? वेलिंगकैट, ठीक है एक प्रकार का खुफिया अनुसंधान फर्म है। इसने कहा कि लीक हुए पेंटागन दस्तावेज सार्वजनिक होने से पहले माइनक्राफ्ट
डिस्कॉर्ड सर्वर पर यहाँ पे दिखाई दिया। अभी मैंने बताया हुआ था आपको माइनक्राफ्ट, ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था पेंटागन का, ठीक है, पूरा पूरा उसके बारे में बताया था। माइनक्राफ्ट कंप्यूटर गेम में एक आभासी दुनिया है जो ब्लॉक से बना हुआ है पूरी तरीके से। किससे बना है? ब्लॉक से बना हुआ है। ब्लॉक को आपको समझना हो तो क्रिप्टो वगैरह को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि किस प्रकार से, ठीक है, ब्लॉक चेन या फिर ब्लॉक, ठीक है, तकनीक का प्रयोग करके सब बनाया जाता है, जहाँ खिलाड़ी मॉन्स्टर का पता लगा सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं या फिर उनसे यहाँ पे लड़ सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक बार दिया गया जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है? 10 वर्ष, 8 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आपको सबको पता है, ठीक है, कि जीआई टैग तो हर साल किसी न किसी राज्य के किसी न किसी प्रमुख वस्तु को दिया जाता है, लेकिन कितने साल के दिया जाता है? यह दिया जाता है, ठीक है, 10 साल के लिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक जो व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न ये कृषि, प्राकृतिक, निर्मित जो भी यहाँ पे हस्तशिल्प हो जाएगा, औद्योगिक कोई भी वस्तु हो गया, उसके लिए ये सब प्रदान किया जाता है। 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। इसे समय समय पर प्रत्येक 10 वर्ष की एक और अवधि के लिए यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात एक बार में 10 साल के लिए दिया जाएगा। लगेगा कि उसकी गुणवत्ता सही है, जिस जगह का कोई भी वस्तु है, तो फिर उसको फिर से 10 साल के लिए यहाँ पे रिन्यू किया जाएगा। हाल ही में किस देश के भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक यानी यूरेनियम 241 की खोज की है? यूएसए है, जापान है, फ्रांस है, बेल्जियम है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जापान। जापान के जो भौतिकविदों ने परमाणु संख्या, ध्यान रखिएगा, 92 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 241। सपोज करिए यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई एलिमेंट लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 241 यहाँ पे मास नंबर, यानी यूरेनियम 241 के साथ यूरेनियम का एक नया समस्थानिक यहाँ पे खोजा गया है। तो समस्थानिक आपको पता होना चाहिए। यूरेनियम 241 खोजने के लिए शोधकर्ताओं ने यहाँ पे, ठीक है, KEK आइसोटोप सेपरेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया था, जिसमें यूरेनियम 238 के नाभिक को प्लूटोनियम 198 के नाभिक में परिवर्तित किया गया था। किसको? यूरेनियम के 238 के नाभिक को यहाँ पे प्लूटोनियम, ध्यान रखिएगा, प्लूटोनियम 198 के नाभिक में यहाँ पे त्वरित किया गया था। तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की जो खोज की है, जिस देश का नाम है जापान। मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफर प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया स्थानांतरण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान, गुणसूत्र स्थानांतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान। मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफर नामक प्रतिक्रिया में 2 समस्थानिक ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग समस्थानिकों के साथ परमाणु के टुकड़े पाए गए। शोधकर्ताओं ने यूरेनियम 241 की पहचान की है, जिसकी 40 मिनट की हाफ लाइफ हो सकती है। तो अभी उसी से रिलेटेड है ये। किस भारतीय वैक्सीन निर्माता ने विश्व टीका सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन विकास पुरस्कार जीता हुआ है? सीरम है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला, पाइनेसा, भारत बायोटेक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत बायोटेक। भारत बायोटेक को ही वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेशन, इसी को VIE के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कारों के एक भाग के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में इसको सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक, ठीक है, पुरस्कार नामांकित व्यक्तियों में एकमात्र भारतीय कंपनी थी। व्यक्ति कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी।
सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? CR राव है, जयंत कुमार घोष, शंकर श्रीखंडे, रवि भट्टाचार्य। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, CR राव को। ध्यान रखिएगा, CR राव को, CR, ठीक है, राव, CR राव। पूरा नाम है इनका कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है या फिर दिया जाएगा। वह एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद है। उन्होंने जुलाई 2023 में ओटावा में, ध्यान रखिएगा ओटावा, ठीक है, ओंटारियो कनाडा में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ओंटारियो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओंटारियो, ठीक है, जो कि कनाडा में स्थित है। आप लोगों ने जरूर लेक का नाम सुना होगा, ठीक है, जो 5 लेक है, जिसको होम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूरान है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ईरी है, सुपीरियर लेक है। तो एक इसमें कौन सा है, यहाँ पे ओंटारियो लेक भी है। रॉ ब्लैकवेल प्रमेय का संबंध है, किससे इसका संबंध है? ब्लैक होल है, महासागर वार्मिंग है, जीन ट्रांसफर है, सांख्यिकी है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, सांख्यिकी से यहाँ पे है। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि CR राव के उल्लेखनीय जो कार्य हैं, जैसे कि कैमरा राव लोअर ब्रान, इसके अलावा राव ब्लैक में प्रमेय हो जाएगा, सूचना ज्यामिति हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। राव ब्लैकवेल प्रमेय का संबंध किससे है? स्टैटिक्स से, सांख्यिकी से है। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग है, अगस्टे काम्टे, सैमुअल हैनीमैन, अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सैमुअल हैनीमैन को। विश्व होम्योपैथी जो दिवस है 10 अप्रैल को यहाँ पे सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार। जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक हैं। वह होम्योपैथी लाइफ क्योर लाइफ के सिद्धांत पर काम करती है। लाइफ क्योर लाइफ, ठीक है, के सिद्धांत पर यह कार्य करती है।